नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कोलकाता से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है बारुईपुर। ये बारुईपुर का इलाका इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और वजह है एक छोटी सी बच्ची के साथ हुई ज्यादती की जघन्य वारदात और ज्यादती के बाद उसके कत्ल की वारदात। लेकिन अब इस कहानी में, इस क्राइम की मिस्ट्री में एक नया ट्विस्ट आ गया है। हुआ ये है कि जिस शख्स पर छोटी सी बच्ची को अगवा कर ले जाने और उसके साथ ज्यादती करने, उसकी हत्या करने का इल्ज़ाम था, उस शख्स की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई है। कहानी एग्जैक्टली वही है जो आमतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने सुनने को मिलती है। इस आरोपी को पुलिस मंगलवार की रात को सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने और उसे रिक्रिएट करने के इरादे से लेकर गई थी, लेकिन इस शख्स ने कथित तौर पर पुलिस वालों की ही बंदूक छीनकर उन पर गोली चलाने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में उस शख्स की मौत हो गई, यानी एनकाउंटर में उसकी जान चली गई। 12 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ पिछले शनिवार यानी 4 जुलाई को गैंगरेप की घटना हुई थी और उसके बाद उसे जिंदा एक बोरी में भरकर एक तालाब में फेंक दिया गया था। यानी वो बोरी के अंदर ही घुटती रही, सांस लेने के लिए छटपटाती रही और आखिरकार तालाब के पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहले यह माना जा रहा था कि उस बच्ची की हत्या करके तब उसे तालाब में फेंका गया है, लेकिन नहीं, तथ्य ये उभर कर सामने आया है कि वो जिंदा थी जब उसे तालाब में फेंक दिया गया था और कातिल ये समझ रहे थे कि शायद उसकी मौत हो गई है। लेकिन इन सब से भी अजीब बात यह है कि जिस शख्स की एनकाउंटर में मौत हुई और जिस शख्स को उस छोटी सी बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में प्राइम एक्यूज्ड माना गया था, उस शख्स के घर वालों ने उसकी मौत के बाद जो बात कही है, वो बात बिल्कुल अलग है, सबसे हटकर है। वो एक ऐसी कहानी है या फिर एक ऐसा तथ्य है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आइए अब सिलसिलेवार तरीके से पूरे घटनाक्रम को जल्दी से आपके सामने रखता हूं ताकि पूरे सीक्वेंस को समझने में आप लोगों को सुविधा हो। शनिवार 4 जुलाई की ये बात है। बारुईपुर में एक और स्मॉल लोकेलिटी है जिसका नाम है सूर्यपुर। बांग्ला में इसको सूर्योपुर कहते हैं। तो ये जो सूर्यपुर का इलाका है, इस सूर्यपुर में एक 12 साल की बच्ची अपने किसी दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी के लिए गई थी और मोहल्ले में ही गई थी पास में, तो घर वाले भी निश्चिंत थे। लेकिन शाम हो गई, रात हो गई, ये बच्ची लौट कर नहीं आई। इसके बाद घर वाले बेचैन हुए और उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वालों ने बच्ची की तलाश शुरू की। आसपास के लोग भी बच्ची को ढूंढते रहे, लेकिन 12 साल की उस बच्ची का नामो निशान नहीं मिला। जिस घर में वो बच्ची गई थी, उस घर के लोगों ने बताया कि बच्ची तो वक्त पर ही यहाँ से बर्थडे पार्टी के बाद निकल गई थी, लेकिन इसके बाद वो कहाँ गई हमें जानकारी नहीं है। आप समझिए कि उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। पुलिस ने फौरन इस मामले की जाँच शुरू की और सूर्यपुर के उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने खंगालना शुरू किया और पुलिस की इस कोशिश में उसे कामयाबी मिली। पुलिस की कोशिश रंग लाई। तकरीबन 3 से 4 ऐसे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस के हाथ लगी जिसमें वो 12 साल की छोटी सी बच्ची एक संदिग्ध आदमी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी की ये तस्वीरें सामने आ चुकी है। उसकी तस्वीरें कहीं बहुत क्लियर थी और कहीं पर क्लियर नहीं भी थी, लेकिन अब उसकी पहचान करना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो आसपास के लोगों से, अपने मुखबिरों से, मोहल्ले के लोगों से पुलिस ने वो तस्वीरें दिखाई और पुलिस पता करने लगी कि ये आदमी कौन है। जल्द ही उस आदमी का नाम पुलिस को पता चला, उसकी पहचान भी पता चली और वो आदमी उसी इलाके में रहने वाला एक शख्स है जो शादीशुदा है, उसे एक बेटा भी है और उसका नाम है प्रभास मंडल। प्रभास मंडल के बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस को यह भी पता चला कि वो नशे का आदी एक शख्स है जो ऑड जॉब्स किया करता है। यानी उसे जब जहां जैसे मजदूरी मिलती है या जैसा काम मिलता है वो उस तरह का काम कर लेता है। यानी उसका कोई सेट इनकम सोर्स नहीं है, कहीं वो टिक कर लग कर एक जगह नौकरी नहीं करता। अपने परिवार को लेकर भी वो गंभीर नहीं है क्योंकि नशे का आदी है और रेगुलरली अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो कभी शराब, कभी कोई दूसरे तरह के नशों में शामिल रहता है। तो ये प्रभास की तस्वीर उभर कर सामने आई। इसी बीच पुलिस ने प्रभास को इंटरसेप्ट कर लिया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी उसके मुंह से सच उगलवाने की।
उसने झूठ बोलना शुरू किया। पुलिस ने सख्ती की, सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाया और कहा कि तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में तुम साफ साफ उस बच्ची को ले जाते हुए नजर आ रहे हो, तो सच बताओ। फिर प्रभास ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। उसने पुलिस को जो बताया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब आप ये जानिए कि इस मामले का खुलासा जब हुआ तो बच्ची के बारे में पुलिस को इंफॉर्मेशन कैसे मिली, बच्ची के शव के बारे में कैसे जानकारी मिली। प्रभास अब गिरफ्त में आ चुका था। पुलिस ने प्रभास से पूछताछ की और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस प्रभास को लेकर उसी सूर्यपुर इलाके के एक तालाब के पास पहुंची और प्रभास उस तालाब के पानी में उतरा और पानी में उतरकर एक पर्टिकुलर जगह पर उसने पॉइंट आउट करके दिखाया कि यहां पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उस बच्ची की लाश मिलेगी। आसपास के कुछ सफाई कर्मियों और नौजवानों की पुलिस ने मदद ली और तालाब के उस जगह को पुलिस ने जब अच्छी तरह से सर्च किया तो एक प्लास्टिक की बोरी के अंदर 12 साल की उस बच्ची की लाश बरामद हुई, जो अपने घर से अपने दोस्त के घर बर्थडे के लिए गई थी। अब प्रभास की निशानदेही पर जैसे ही वो लाश बरामद हुई, बारुईपुर के लोगों में बड़ा गुस्सा था। लोग प्रभास को देखते ही जो है गुस्से से और ज्यादा आग बबूला हो गए। लोगों ने कोशिश तो ये भी की कि वो प्रभास को नुकसान पहुंचाए, लेकिन पुलिस की कस्टडी में वो था तो बहुत ज्यादा कुछ लोग उसके साथ कर नहीं पाए। लेकिन इस पूरे सीक्वेंस को देखकर एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रभास की निशानदेही पर उस बच्ची का शव तालाब से बरामद हुआ, जो इस बात की तस्दीक करती थी कि बच्ची के अपहरण में और बच्ची के साथ ज्यादती में प्रभास का रोल है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के रूप में एक सबूत तो था ही। अब प्रभास को पुलिस अपने साथ ले गई और पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी। पता चला कि शनिवार को 4 जुलाई को जब बच्ची घर से निकली थी और गायब हुई, उस दिन प्रभास उसे रास्ते में मिला था। वो अपने दोस्तों के साथ नशा करने जा रहा था। जिस जगह पर तालाब में बच्ची की लाश मिली उससे थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी नुमा एक जगह है, एक टीन टप्पर का एक छत बना हुआ है और उसके नीचे बैठकर वहाँ के लोकल लड़के नशा किया करते हैं और प्रभास उन नशेड़ी लोगों में शामिल है। तो उस रात को या उस शाम को प्रभास जो है इस बच्ची को अपने साथ बरगला कर ले गया था और ले जाने के बाद उसे उसी झोपड़ी में सीधे लेकर पहुंचा जहां पहले से प्रभास के 3 और साथी मौजूद थे, दिवाकर सरदार, आनंद सरदार और कबीर मुल्ला। इन लोगों के पास प्रभास ने उस बच्ची को ले जाकर परोस दिया। ये भी नशे में पहले से ही डूबे हुए थे। फिर चारों ने मिलकर उस 12 साल की छोटी सी बच्ची के साथ ज्यादती की, उसे नोचा खसोटा और उसके साथ हर तरह का अत्याचार किया। जब तमाम जुल्म सितम करने के बाद, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद इन दरिंदों का मन भर गया तो उन्होंने बच्ची की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। बच्ची नाजुक छोटी सी लड़की, उस पर जब इस तरह के दरिंदों ने इतना प्रहार किया, गला दबाने की कोशिश की तो बच्ची बेहोश हो गई। इन्हें लगा कि बच्ची की मौत हो गई है। उन्होंने प्लास्टिक की एक बोरी का इंतजाम किया और जैसे ही शाम गहराई, उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर उस बोरी को पास के ही उस तालाब में ले जाकर फेंक दिया, जिस तालाब से बाद में उस बच्ची का शव बरामद हुआ। और इसके बाद ये चारों लोग अलग अलग रास्तों से अपने अपने घरों को रवाना हो गए। इधर बच्ची जब गुम हो गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो पुलिस ने तलाश शुरू की और तलाश करते करते सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस प्रभास तक पहुंची। तो अब तक की ये जो तफ्तीश है, अगर इस तफ्तीश में जो तथ्य सामने आए हैं उसे देखकर ये लगता है कि पुलिस की तफ्तीश बिल्कुल सही दिशा में है और पुलिस ने सही लोगों को, यानी जो रियल कल्प्रिट है, उन्हें ही इस बच्ची की गुमशुदगी, किडनैपिंग, रेप और मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार किया है। लेकिन इस पूरे मामले का किंगपिन जो है वो प्रभास ही बताया जा रहा है, क्योंकि प्रभास ही वो शख्स है जिसने इस बच्ची को किडनैप किया था और फिर उसके साथ ज्यादती हुई। मतलब क्राइम की शुरुआत जो है वो प्रभास के जरिए हुई। अब पुलिस क्राइम सीन पर प्रभास को रिक्रिएट करवाने के लिए फिर से अपने साथ लेकर गई थी, ये देखने समझने के लिए कि आखिर उस घटनाक्रम को अंजाम कैसे दिया गया। पूरी कहानी को समझना पुलिस का फर्ज होता है, तफ्तीश करने वाले ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है। तो वो प्रभास को लेकर गए थे और इसी बीच मंगलवार की रात को सीन ऑफ क्राइम के रिक्रिएशन के दौरान प्रभास ने कथित तौर पर पुलिस वालों की गन छीनकर फायर करने की कोशिश की। बदले में पुलिस वालों ने उस पर गोली चलाई और अस्पताल ले जाने पर उसे मुर्दा करार दिया गया। उसे गोलियां लगी थी और इस तरह एनकाउंटर में वो ढेर हो गया। अब वो बात जो आपको चौंकाएगी,
आमतौर पर जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो आपने देखा होगा कि लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एनकाउंटर फेक है और हमारा घर का जो बच्चा है, जो फैमिली मेंबर है, वो बिल्कुल बेकसूर था, बेगुनाह था, पुलिस झूठी दलील दे रही है, कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं है और हम इस मामले में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये मामला थोड़ा उल्टा है। प्रभास की पत्नी चंपा चंपा मंडल का ये कहना है कि उसके पति ने जो किया उसे उसके किए की सजा मिली। इस बारे में न तो और कुछ बोलने के लिए बचा है और न ही कुछ करने के लिए। चंपा मंडल से पत्रकारों ने ये पूछा कि आप ऐसे बोल रही हैं, वो आपके पति हैं, आमतौर पर लोग ऐसा नहीं बोलते। तो चंपा ने ये कहा कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं प्रभास को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। शादीशुदा होने के बावजूद प्रभास जो है निहायत ही गैर जिम्मेदार था और वो अलग अलग लड़कियों के संपर्क में था और उसने एक बार भी मेरे इमोशंस का और अपने शादीशुदा होने का, हमारे बच्चे का ख्याल नहीं किया, परिवार की गरिमा का ख्याल नहीं किया और अक्सर वो इस तरह की हरकतें किया करता था। और ऐसे में अगर वो एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप के मामले में गिरफ्तार हुआ था तो मुझे उसकी गिरफ्तारी पर कोई हैरानी नहीं थी। और उसने जिस तरह की हरकत या करतूत को अंजाम दिया, उसके बाद अगर पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई तो मुझे इसका रत्ती भर भी गम नहीं है, तकलीफ नहीं है। ये बात खुद प्रभास की पत्नी चंपा मंडल ने कही है। पश्चिम बंगाल के अखबारों में चंपा मंडल का ये बयान प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है और वेबसाइट्स पर भी चंपा मंडल ये बात कहते हुए सुनी गई है और पढ़ी जा रही है। इसके अलावा एक और अहम बात है, सिर्फ पत्नी ही नहीं, खुद वो माँ जिसने अपने कोख से प्रभास मंडल को जन्म दिया था, वो माँ भी अपने बेटे की मौत पर दुखी कम और शर्मिंदा ज़्यादा है। प्रभास की माँ ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं अपने बेटे का मरा हुआ मुंह तक नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उसके शव का अंतिम संस्कार हमें करना पड़े और हम उसकी लाश भी नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभास की माँ को भी ये लगता है कि उसका बेटा गलत रास्ते पर था और गलत रास्ते पर चलकर उसने एक बच्ची के साथ ज्यादती की, जिसने न सिर्फ मानवता के खिलाफ अपराध किया बल्कि पूरे परिवार की नाक कटा दी। ऐसे में अगर पुलिस के एनकाउंटर में उनके बेटे की मौत हुई है, प्रभास की मौत हुई है, तो उन्हें भी अपने बेटे के जाने का कोई दुख नहीं है। उन्होंने भी साफ साफ ठीक प्रभास की पत्नी की तरह ये कहा है कि प्रभास ने जो बोया उसने वही काटा और इस पर मुझे ज़रा भी दुख नहीं है। तो ये बात, ये स्टेटमेंट खुद उस प्रभास मंडल के परिवार की तरफ से है जिस प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। परिवार का कोई मेंबर चाहे जितना भी गलत रास्ते पर हो, हमने ये देखा है कि ज़्यादातर मामलों में लोग जो है इतना कड़ा स्टैंड लेने से घबराते हैं, कतराते हैं। लोगों को ये लगता है कि नहीं, हमारे फैमिली का मेंबर है, अगर गलत भी किया है तो क्या है, हम उसका साथ देंगे। लेकिन ये चूंकि इतनी जघन्य वारदात है और इतनी गिरी हुई करतूत है कि मुझे लगता है कि मंडल परिवार ने इस मामले पर स्टैंड लिया है और पत्नी और माँ दोनों ने प्रभास मंडल की मौत पर दुख जताने की बजाय एक तरह से कहा है कि जो हुआ वो सही हुआ। तो ये थी पूरी पेशकश। और अब जो बाकी के आरोपी हैं, 3 आरोपी, दिवाकर सरदार, आनंद सरदार और कबीर मुल्ला, इन लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, तफ्तीश कर रही है। पुलिस रिमांड पर ये लोग हैं। इस मामले का खुलासा तकरीबन हो चुका है। वहाँ के लोकल लोग इस एनकाउंटर के बाद उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है। हालांकि एनकाउंटर वो क्रिया है या वो प्रतिक्रिया है जो अचानक ही होती है और जब तक एनकाउंटर को झूठा साबित न कर दिया जाए तब तक ये माना जा सकता है कि एनकाउंटर एग्जैक्टली उसी तरह हुआ होगा जिस तरह बताया गया। यानी इन्होंने पुलिस की बंदूक छीनने की कोशिश की और बदले में पुलिस वालों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और फिर उसमें प्रभास की जान चली गई। तो ये थी पूरी पेशकश और इस घटनाक्रम से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारी। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी एक रोज़ पहले, उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स जो है पढ़ने की और आप लोगों तक आपके कुछ सवाल हैं तो उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बनारस और जौनपुर का वो वाक़या था जिसमें एक महिला की लाश मिली थी, सिर कटी लाश, ब्लाइंड मर्डर का मामला था, उसे पुलिस ने सॉल्व किया था। उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का, आइए वो देखने सुनने जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के सवाल जो हमारे दर्शक हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जिनका नाम है इट्स योगेश।
उन्होंने कहा है कि हवस फिर से मानवता पर भारी पड़ गई। संदीप ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि अवैध संबंधों का अंत बुरा ही होता है, घटना बहुत दुखद है। अमित ने कहा है, नमस्कार सुप्रतिम भाई, इस तरह की घटनाओं में, सभी घटनाओं में अवैध संबंध घटना का मुख्य कारण होता है। जगदीश चांडीगढ़ जी ने भी कॉम्प्लीमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने जौनपुर पुलिस के लिए अच्छी बातें कही है क्योंकि जौनपुर पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया था। प्रदीप भामदू जी ने यह बताया है कि वो जो है उन्होंने राम राम कहा है। इसके अलावा मंजीत बेदी का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं सुनकर जो है डर लगता है। इंसान की ज़िंदगी अब ऐसी हो गई है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी किसी दूसरे इंसान को गाजर मूली की मानिंद काट देगा। किसी की हत्या करने और जान लेने से कभी किसी को आजकल झिझक नहीं होती है। न्यूज़पेपर नाम से एक आईडी है और उन्होंने ये कहा है कि आप डेली आ रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा प्रदीप भामदू जी ने भी, मैंने तो खैर उनका जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस जो है, यूपी पुलिस, वो बहुत तेज़ है, सीधे अपराधियों की टांग में गोली मारती है, लेकिन अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर चुप है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अयोध्या में तो FIR दर्ज हो चुका है, गुनहगार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिन लोगों पर गुनहगारों को संरक्षण देने या जाने अनजाने आंखें मूंदे रहने का इल्ज़ाम है, उन लोगों के खिलाफ भी जांच हो रही है, उनको ट्रस्ट से भी हटा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से अयोध्या वाले मामले पर यूपी पुलिस बिल्कुल चुप है, ये कहना बहुत तर्कसंगत तो नहीं लगता है मुझे। PK चंद्रा जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने नमस्ते कहा है, थैंक यू वेरी मच। विवेक विज साहब ने, विजी ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। और उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर किसी के साथ आपका रिलेशन है तो आप उस रिलेशन में आगे जाएं, और अगर आप किसी रिलेशन में कंटिन्यू ना करना चाहें तो वहाँ से अलग हो जाएं, लेकिन किसी का कत्ल ना करें। लाफ समथिंग टॉलरेंट के नाम से आईडी है एक, मैं एग्जैक्टली मतलब सारे शब्दों को अलग अलग पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो एक साथ जुड़े हुए हैं। अप्रतिम बनर्जी के नाम से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है। उद्रेश बिंद साहब हैं, इन्होंने कहा है कि वो खुद मडियाहू के रहने वाले हैं जहाँ की ये घटना थी, और क्लिप मूवी ने लवली वॉइस सर्जी लिखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। संजय सिंह रावत साहब का भी कमेंट है। एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम मैं एग्जैक्टली अभी मिस कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने ये शिकायत की है कि मैं जानबूझकर उनका कमेंट इग्नोर कर रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सारे लोगों के कमेंट एक साथ एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। मैं रैंडमली स्क्रॉल करते हुए पढ़ता हूँ, कभी टॉप कमेंट्स के तौर पे पढ़ता हूँ, कभी न्यू कमेंट के तौर पर पढ़ता हूँ, ताकि उसमें भी कोई पार्शियलिटी वाली बात ना हो कि आप जो है सिर्फ न्यू कमेंट्स पढ़ते हैं तो जो पुराने कमेंट करने वाले लोग हैं उनके कमेंट्स ऊपर विजिबल नहीं होते। तो मैं इस बात का पूरा ख्याल रखता हूं, लेकिन सारे लोगों के कमेंट्स एक दिन में पढ़ना और सबको जवाब देना एक दिन में संभव नहीं है। तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपनी बातें लिखते रहिए। मैं पर्सनली ज़रूर सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।